हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 4। रजत और खुशी का रिश्ता अभी ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। खुशी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अकेलेपन का रास्ता चुना। रजत ने भी उसे फोर्स नहीं किया, वो उसे छोड़कर जा चुका था। खुशी रास्ते पर चलते हुए ये सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी, आज की रात कैसे गुजारेगी। ये दुनिया बड़ी तो बहुत है, लेकिन इंसानियत अब नहीं है। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चले जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ एक परछाई और चल रही है। खुशी का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा था। वो चलते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बोली, नहीं, मुझे डरना नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। ऐसे डर कर रही तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। यही सोचकर खुशी अचानक से रुककर पीछे मुड़ी तो देखा, सामने खड़ा शख्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। खुशी ने जैसे ही उसे देखा, वो मुंह लटकाकर और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ तो डरना चाहिए तुम्हें। कहाँ चलना है अब? खुशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहाँ तुम चाहो। इधर जब रजत को चैन नहीं मिला तो वो फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया और ठीक उसी जगह आकर रुका जहां उसने खुशी को छोड़ा था। लेकिन खुशी यहाँ से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसीलिए रजत को उसका कोई निशान नहीं मिला। रजत ने कुछ आगे तक देखा, लेकिन खुशी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लगभग 2 घंटे सड़क पर कार दौड़ाने के बाद भी जब रजत को खुशी नहीं मिली, तो उसने कार को खुशी के चाचा के घर की ओर मोड़ लिया। रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक बार फिर रजत ने खुशी के चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक जब दरवाजा नहीं खुला, तो रजत ने फिर से जोर जोर से बेल बजाई और आखिर में उसने बेल को तोड़ दिया, जिससे घर के अंदर सभी लोग बेल की आवाज से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। रजत अभी भी बाहर ही खड़ा था कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, सर, आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। रजत ने हामी भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाजा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन है साहब? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? रजत ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गया। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वो भी सबके साथ अंदर आ गई। खुशी के चाचा चाची रजत को देखकर सकपका गए और घबराकर बोले, आप इतनी रात को यहाँ? रजत सीधे खुशी के चाचा विश्वास के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, खुशी कहाँ है? विश्वास ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, कहाँ कहाँ है? आपके साथ ही होगी ना? रजत कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे पापा से ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़का बोलता हुआ रजत के पास आया तो विश्वास ने उसे दूर करते हुए कहा, मनन, तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का मनन रजत के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, हो कौन तुम और मेरे घर आकर मेरे ही घर वालों से ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूँ मैं? रजत ने मनन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देखकर कहा, तो ये तेरा बेटा है? हाँ, अच्छी बात है। अब तो तू क्या तेरी डेड बॉडी भी बताएगी कि खुशी कहाँ है? रजत ने अपने साथ आए लड़कों को इशारा किया तो एक लड़के ने आगे बढ़कर मनन को मारना चाहा। तभी मनन ने लड़के का हाथ पकड़कर रजत को देखते हुए कहा, तुम खुशी को कैसे जानते हो और मेरे पापा से क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो तो अपने मामा के यहाँ गई है ना? मनन की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तो अभी बच्चा है रे, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई हैं? हाउ सैड। रजत ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया
और मनन की ओर देखकर सीरियस होकर बोला, खुशी मेरी पत्नी है। मनन हैरानी से रजत को देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन खुशी की शादी कब हुई तुम्हारे साथ, और वो है कहाँ? मना रही होगी कहीं रंगरलियां अपने यार के साथ। विश्वास की पत्नी और मनन की माँ नीलम हाथ बांधे खड़ी थी। वो बिना किसी भाव के बोली थी, माँ, आप जानती हैं खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मनन अपनी माँ से नाराज होते हुए बोला। नीलम मनन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली, बेटा, तू नहीं जानता उसे, वो ऐसे ही है। अब देख, उसने पैसों के लिए इनसे शादी कर ली। अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? मनन ने गुस्से से नीलम का हाथ झटक दिया और बोला, अगर भगवान भी आकर कहें कि खुशी ऐसी ही है तो भी मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी करवा दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी। अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। रीमा मनन की ओर बढ़कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली, ये ले, तू खुद ही देख, तेरी बहन का किया कॉन्ट्रैक्ट। रजत के दिमाग में कुछ कौंध गया, क्योंकि वो फाइल तो रजत ले जा चुका था। तो ये कौन सी फाइल थी? लेकिन फिर भी रजत चुप रहा। तभी रीमा बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी। ओरिजिनल इनके पास है। रीमा ने रजत की ओर इशारा किया। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर मुस्कुराने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। मनन ने गुस्से में उस फाइल को फाड़ दिया और उसे जोर से जमीन पर पटकते हुए बोला, ये सिग्नेचर खुशी के नहीं है, ये उससे जबरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वो करूँगा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की खुशी की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब बस, अब मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ कहाँ है वो? रजत ने जब मनन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। खुशी की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसका मासूम चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी नीलम बोली, मनन, तू उस लड़की के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है? भूल मत, वो सौतेली बहन है तेरी। जानता हूँ मैं, लेकिन वो कभी मुझे सौतेली लगी ही नहीं, बल्कि सौतेली जैसे व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। मनन ने उदास होकर कहा, वो अच्छी लड़की नहीं है मनन, यकीन कर मुझ पर। नीलम अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली, बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप सब लोग? आपको जितना बुरा खुशी दी के साथ करना था आपने कर लिया है। अब तो वो पराई हो चुकी है। अब तो उसके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाजा खोला था, उसने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। नीलम गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली, तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बनकर रह। हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। क्यों मेम साहब, क्यों ना अड़ाऊं? आप मुझे काम से निकाल देंगी? अरे आप क्या निकालेंगी, अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसीलिए थी क्योंकि यहाँ खुशी दी रहती थी। अब भी मैं खुशी दीदी का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगी तो उनका दुख बांट लूंगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्जी से हुई ही नहीं थी। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर बेच दिया है उन्हें। और ये, रोशनी ने रजत की ओर इशारा करके कहा, ये उनके खरीदार साहब, जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आए हैं? दुकान से खरीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं आप कि यहाँ आया होगा? खुशी दीदी के लिए ये घर एक दुकान की तरह ही है। वो मर जाएगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगी। रोशनी की घृणित नजर रजत को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। नीलम ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा, लेकिन मनन ने बीच में आकर उनका हाथ झटक दिया
और उस पर बिफरते हुए बोला, माँ, आप लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। रोशनी जोर जोर से हंसने लगी। वो पागलों की तरह हंसती हुई बोली, हदें? हदें तो इन्होंने बहुत पहले पार कर दी थी। अब तो बस अपने पाप के घड़े को भरने के लिए कर्म कर रहे हैं ये लोग। रोशनी ने नीलम की ओर देखकर कहा, मेम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, खुशी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? अरे, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? खुशी दीदी की तो माँ नहीं है, लेकिन तुम तो एक माँ है ना। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती तुम। रोशनी कह कह कर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। रजत ने ये सब देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर छलनी कर रहे थे। वो किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहता था जो उसने कर दिया था। खुशी एक बहुत ही अकेली, कमजोर, बेसहारा लड़की थी जिसकी जबरदस्ती शादी की गई थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया था और रजत भी उसमें शामिल हो गया था। उसने ऐसा भी तो कभी नहीं सोचा था। मनन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना खुशी कहाँ गई होगी? कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो वो कहाँ चली जाएगी? रोशनी ने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वो एक जिंदा लाश थी। जैसे लाश बातें नहीं करती, वैसे वो भी आखिरी में बातें नहीं करती थी। मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। रजत रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि किसी को नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रजत वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो मिल भी गई तो भी वो कभी आपके पास नहीं आएगी क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ है वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो सहा है। रजत के कदम रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे ले लिए। तो रजत वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूँगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी खाली और हैरानी से रजत को देख रही थी। उसने जो रजत के बारे में सुना था और जो उसने देखा था, ये रजत उस रजत से बिल्कुल अलग था। जो इमेज लोगों की नज़रों में रजत की बनी थी, वो रजत आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी रजत के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। रजत को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि खुशी उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती है। वो तो एक सीधी सी और हर वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज खुशी के अतीत के पन्ने रजत के सामने खोलने वाली थी। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर रजत के दिल में एक टीस सी उठी थी, जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो रजत और मनन को हुआ। हाँ, मनन ने भी आज खुशी के इस दर्द को सुना था, जो खुशी की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। रोशनी ने कहा, खुशी का रेप हुआ था तो नीलम का चूल्हा सफेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, ये लड़की। चुप कर। रोशनी ने नीलम को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप कर ली मैं, अब और नहीं। आज मैं सबकी हकीकत सामने लाकर रहूंगी। खुशी का भी हंसता खेलता एक परिवार था जिसमें उसके माँ पापा और वो थी।
उसके पिता जय और माँ प्रिया की इकलौती संतान थी वो। जय और प्रिया दोनों ही उसे अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे। जय की तो जान थी वो, और खुशी चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी। लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है। बचपन में ही खुशी के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और खुशी अकेली रह गई। कहने के लिए तो उसके परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची ने खुशी के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाहिए, लेकिन खुशी के 18 साल होने से पहले वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने खुशी को अपने पास ही रख लिया। और नीलम कुछ दिनों तक तो उसके साथ ठीक तरह से रही, लेकिन फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खुशी रीमा और मनन के साथ स्कूल जाती थी। रीमा हमेशा से उससे चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाती, लेकिन मनन हमेशा खुशी का साथ देता था। लेकिन रीमा के बड़ी होने से वो कभी कभी चुप रह जाता था। खुशी अब वो खुशी नहीं रही थी, वो शांत और डरपोक रहने लगी थी। और फिर वो दौर शुरू हुआ जब खुशी ने मौत की दुआएं मांगी। ये बर्तन क्या तेरा बाप धोकर आएगा? नीलम खुशी पर बरसते हुए बोली। जी चाची, मैं धोकर देती हूँ। खुशी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके कंधे पर बैग टंगा था। खुशी 12th क्लास में हो गई थी। वो सुबह घर के अधिकतर काम करके स्कूल जाती थी। वहीं रीमा और मनन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते। उसके उलट खुशी घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। आज खुशी थोड़ी लेट उठी तो कुछ काम रह गए थे और वो तैयार होकर जाने लगी थी कि नीलम ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया। इधर मनन खुशी का इंतजार करते करते थक गया और वो चला गया। अब खुशी ने जब तक सब बर्तन साफ किए तब तक 8 बज चुके थे और वो लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लगने वाले थे। इसीलिए वो स्कूल के लिए रवाना हुई और 8:15 तक स्कूल गई, जहां उसे पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर भी खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि नीलम उससे बोली, जाकर चाय बना और बर्तन रखे हैं उनको साफ कर देना। खुशी ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही किचन में चली गई। कुछ देर में वो नीलम के लिए चाय बनाकर लाई तो नीलम ने खुशी को घूरते हुए चाय का कप लिया और उसका एक सिप लेकर बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। नीलम ने चाय को खुशी के हाथ पर फेंक दिया, जिससे खुशी जोर जोर से चिल्लाई। तभी मनन और रीमा दौड़ते हुए आए। मनन ने खुशी का हाथ देखा तो वो लाल हो चुका था, जिससे मनन ने नीलम की ओर देखकर कहा, मम्मा, ये क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हैं? वो सारे काम करती तो है, आप उसे परेशान करती रहती हैं। नीलम ने कप को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए होती है और ये हमेशा ज्यादा डालकर लाती है। खुशी अपने हाथ को पकड़कर रोई जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तभी नीलम ने रोती हुई खुशी के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और बोली, रो के किसको दिखा रही है? तेरे रोने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाकर काम कर। मनन ने नीलम को गुस्से से देखकर कहा, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है माँ, और आज से अगर आपने खुशी के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वो करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती। मनन खुशी को वहां से लेकर जाने लगा तो नीलम ने कहा, मनन, तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है। तू तो अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या करेगा। मनन कुछ नहीं बोला। वो खुशी को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोला, सॉरी खुशी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मनन की ये परवाह उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। मनन की परवाह ने खुशी को, उसके इकलौते साथी को, उससे दूर कर दिया था। हाँ, विश्वास और नीलम ने
मनन को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दिया ताकि वो खुशी के करीब ना रह सके और ना ही उसके रास्ते में आ सके। मनन चला गया। अब खुशी अकेली रह गई थी। विश्वास, नीलम और रीमा तीनों एक जैसे ही थे। रीमा अपने माँ के सिखाए रास्ते पर चल रही थी। वो भी खुशी को सिर्फ एक नौकर ही समझती थी। उससे अपने सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल का काम भी खुशी से ही करवाती। खुशी अब 12 के एग्जाम दे चुकी थी और वो पास भी हो चुकी थी। खुशी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त न मिल पाने से वो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकी। स्कूल से आकर वो घर के कामों में लग जाती और रात 10 बजे बाद पहले रीमा का काम करती। उसके बाद खुद का सुबह फिर से काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो पिछड़ गई, लेकिन फिर भी उसे जिंदगी से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की डायरी जो वो हर वक्त अपने पास रखती थी, जिसमें वो जिंदगी की बहुत सी बातें पढ़ती थी जो जय ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। खुशी अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर ही संघर्ष कर रही थी। जय की डायरी की चंद बातें जो उसे जेहन में चलती रहती थी। जिंदगी बहुत अनमोल है, यूं मानो खुशी, संघर्ष ही जिंदगी है। कभी संघर्ष से घबराना मत। यही वजह थी कि वो कभी हताश नहीं हुई। जब भी हताश होती, अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ जाती और हर अगले पन्ने पर उसे उत्साह मिलता था। खुशी अब 17 साल की हो गई थी। वो कॉलेज के दौर में आ गई, लेकिन नीलम ने साफ मना कर दिया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रहकर काम करेगी और रीमा कॉलेज जाएगी। लेकिन खुशी कॉलेज जाना चाहती थी, इसीलिए उसने नीलम से कहा, चाची जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं सारे काम करके जाया करूँगी। आप प्लीज मुझे कॉलेज जाने दें। लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया, तो खुशी अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो जी भरकर रोई और अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ गई। आज के पन्ने पर लिखा था, बेटा, जब कभी तुम्हारे मन का ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे आराध्य के मन का होने वाला है। इसीलिए कभी ऐसा हो तो वो होने दे जो हो रहा है। खुशी ने डायरी को बंद किया और उस पर अपना सिर रखकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसे नीलम की आवाज सुनाई दी, ओ महारानी, चल उठ जा, अब कपड़े धोने हैं, सुलाने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। खुशी उठी और डायरी को एक ओर रखकर नीलम को बिना देखे ही बाहर जाने लगी। तो नीलम ने उसे रुकने के लिए कहा, तो खुशी रुक गई। नीलम उसके पास आई और खुशी का जबड़ा पकड़कर बोली, ये जो तेरा न देखने का नाटक है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला। ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी। खुशी ने नीलम को आज पहली बार ऐसा करते हुए देखा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो नीलम ने उसके मुंह को भींचते हुए कहा, खबरदार, जो एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी कुछ नहीं बोली, तो नीलम ने उसे छोड़कर दूर कर दिया और बोली, जा, जाकर कपड़े भी धो। खुशी बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे और वो कपड़े धोए जा रही थी। उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी, जिससे वो और ज्यादा रोने लगी। कभी वो रुक जाती तो कभी लग जाती। उसने कपड़े धोए तब तक शाम हो चुकी थी। अब नीलम ने आदेश दिया कि खाना बना ले, तो खुशी किचन में चली आई। उसके आते ही रीमा बोली, सुन, मेरे लिए कॉफी बना दे। अभी खुशी ने धीरे से कहा, मुझे खाना बनाना है। तभी रीमा ने उसे घूरकर देखा और कुटिलता से मुस्कुराकर बोली, पहले तो तू कॉफी ही बनाएगी। तभी रीमा जोर से बोल पड़ी, अम्मा, खुशी मेरे लिए कॉफी नहीं बना रही। नीलम दंदनाती हुई किचन में आई और खुशी के बाल पकड़कर बोली, जब वो कह रही है कॉफी पीना है तो बना क्यों नहीं रही है। खुशी ने फिर कहा, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलम ने खुशी के बालों को छोड़ दिया और उसके एक जोरदार तमाचा रख दिया, जिससे कमजोर खुशी एक ओर गिर गई।
उसे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि नीलम उस पर हाथ भी उठा सकती है। खुशी के आंसुओं का सैलाब एक बार फिर हाजिर था। खुशी अब कॉफी बना रही थी। नीलम और रीमा दोनों बाहर सोफे पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। खुशी ने कॉफी बनाई और रीमा को ले जाकर दे दी। खुशी वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रीमा ने कहा, रुक। खुशी रुक गई तो रीमा ने एक सिप लिया और मुंह बनाकर बोली, ये कॉफी बनाई है, इतनी कड़वी। सारा मुंह कड़वा कर दिया। खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अच्छी ही बनाई थी, ये कड़वी पता नहीं कैसे। खुशी पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाई थी कि रीमा ने कॉफी का कप खुशी के हाथ पर उड़ेल दिया, जिससे खुशी जोर जोर से चिल्ला पड़ी। तभी नीलम बोली, अब कड़वी कॉफी बनाई है तो सजा तो मिलेगी ही। खुशी ने अपने जले हुए हाथ को देखा और रूम की ओर भागी। तभी नीलम ने उसे रोक दिया और डांटती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, आधे घंटे में मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी। खुशी पूरी तरह कांप रही थी। एक तो वो पहले ही कमजोर थी, ऊपर से सारे दिन काम और फिर जलने का दर्द, ये सब वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर उसके आंसुओं का सैलाब टूटा और वो रोती हुई किचन में चली गई। उसके जाते ही नीलम ने रीमा की ओर आई विंक करके कहा, क्या एक्टिंग की है मेरी बेटी ने। रीमा ने अपनी टी शर्ट के कॉलर को पकड़कर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ। वैसे मम्मा, कॉफी मस्त थी, मन तो कर रहा था पी जाऊं, लेकिन फिर मजा कैसे ले पाते हम। नीलम मुस्कुरा दी। खुशी ने सबके लिए जले हुए हाथ से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर उस पर दवा लगाने लगी। भूख तो उसकी मर ही चुकी थी, इसीलिए उसने रूम को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आ ही ना सके, और बैठ गई अपने एकमात्र सहारा डायरी को लेकर। उसमें लिखा था, जानता हूँ मेरी जान, बहुत मुसीबत में हो तुम। यकीन मानो, अगर मेरा आना मुकम्मल होता मैं आज तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत ना हारना, लड़ना, तू सबसे लड़ना। एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत ना हारना मेरी जान। खुशी ने डायरी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, आपको पता था क्या कि मेरे साथ ये सब होगा। अगर पता था तो मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए आप, क्यों अकेला कर दिया आपने। खुशी बैठे बैठे वहीं सो गई। उसकी नींद तब टूटी जब किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। खुशी ने टाइम देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। वो उठी और दरवाजा खोला तो सामने नीलम उसे गुस्से से घूरती हुई दिखाई दी। खुशी घबरा गई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि नीलम अब कुछ भी कर सकती है, और आज तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद करने की हिमाकत की थी। इसीलिए अब तो उसे डबल सजा मिलने वाली है। इसीलिए खुशी घबराते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि नीलम बड़े प्यार से बोली, उठ गई मेरी राजकुमारी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। खुशी नीलम के बदले हुए रूप से हैरान थी। उसने झुककर देखा तो काला कोट पहने एक आदमी खड़ा खुशी को देख रहा था। आदमी को देख खुशी और ज्यादा घबरा गई। उसने नीलम की ओर मासूमियत भरी नजरों से देखकर कहा, ये कौन है। तभी आदमी बोला, मैं देखने आया हूँ कि आपके चाचा चाची आपको ठीक से रखते हैं कि नहीं। मैं आपके पापा का वकील हूँ। वसीयत में जो लिखा है उसी का आदेश फॉलो करने आया हूँ। खुशी का मन किया कि उस अनजान आदमी से लिपट कर रोए और बता दे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन इस छल कपट से भरी दुनिया पर वो एक बार के लिए भी एतबार नहीं कर सकती। उसके चाचा चाची कम से कम अपने तो हैं। वो अनजान आदमी न जाने क्या इरादा लिए बैठा हो। खुशी अपनी ही सोच में गुम थी कि आदमी ने कहा, ये आपके हाथ पर क्या हुआ। खुशी कुछ बोलने की हुई, तभी नीलम बोली, ये तो कॉफी गिर गई थी, पीते हुए ध्यान तो रखती ही नहीं है, हाथ पर ही गिरा ली। ये कहकर नीलम हंसने लगी। खुशी नीलम की चालाकी पर हैरानी से उसे देखने लगी।
तभी आदमी नीलम को शक की नजरों से देखते हुए आगे बोला, ये पहली बार था। मैं एक हफ्ते में एक दिन इनसे मिलने आऊंगा और कभी भी आ सकता हूँ। अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं आप पर केस भी दर्ज करवा सकता हूँ, क्योंकि जय साहब के जाने के बाद विश्वास जी को जो कंपनी मिली है वो इन्हीं के कारण मिली है कि अभी ये आपके साथ ही रह रही है। जिस दिन ये 18 साल की हो जाएगी ये सब कुछ इनका हो जाएगा, और अगर इन्होंने आपकी कोई शिकायत की तो ये जो ऐशो आराम आप ले रहे हैं सब खत्म। समझ गई आप? आदमी ने खुशी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर चला गया। उसके जाते ही नीलम गुस्से में बोली, खड़ी क्या है, जाकर नाश्ता बना, रीमा को कॉलेज भी जाना है। नीलम कहकर चली गई तो खुशी फिर हैरान रह गई। अब रोज खुशी को कुछ न कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन हाँ, अब उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती थी, क्योंकि वकील 10-15 दिन में उसे देखने आता था और खुशी की सलामती देखकर वापस चला जाता था। एक रोज खुशी ने फिर से अपने पापा की डायरी खोली, जिसमें उन्होंने लिखा था, आभास हो गया है मुझे किसी अनहोनी का, इसीलिए अब मैं बता दूं मेरी जान को कि कभी अपने आप को अकेली मत समझना। एक शहजादा है जो आएगा तेरे लिए, बस तू इंतजार करना मेरी जान, हो सके तो मेरे लिए। खुशी आज छत पर बैठी डायरी को अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी। तभी रीमा उसके पीछे चुपके से आई और झट से डायरी को छीनकर उसे पढ़ने लगी। खुशी ने देखा तो उसने डायरी वापस छीनते हुए कहा, रीमा डायरी वापस करो। रीमा ने पन्ने पलटते हुए कहा, ओहो, पर्सनल डायरी, जरूर इसमें हमें गाली देती होगी तू, है ना? देखने दे मुझे क्या लिखती है। रीमा ने कुछ 2-4 लाइनें पढ़ी तो खुशी रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी डायरी दे दे रीमा, मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रीमा ने मुंह को गोल करके ओह कहते हुए 2-4 पन्ने पलटने लगी, फिर डायरी को बंद करके बोली, लेकिन अब तो ये मेरे पास है और अब तू इसे नहीं ले सकती। ये कहकर रीमा ने डायरी को नीचे फेंक दिया। जब डायरी को रीमा ने फेंका तो खुशी को लगा मानो किसी ने उसका दिल निकालकर फेंक दिया हो। डायरी को दूर जाता देख खुशी अधमरी हालत हो गई। तभी उसे गुस्सा भी आया और उसने रीमा को एक थप्पड़ लगाकर बोली, जज्बात नाम की कोई चीज भरी है कि नहीं तुझमें? खुशी से थप्पड़ खाने के बाद रीमा को भी गुस्सा आया। उसने कहा, तूने मुझे मारा? मुझे? रीमा ने खुशी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया कि खुशी डायरी को लेने के लिए सीढ़ियों की ओर भागी, जिससे रीमा का वार खाली चला गया। तभी खुशी ने जाते हुए उसको धक्का दे दिया। रीमा का सिर दीवार से जा टकराया। खुशी दौड़ कर नीचे आ गई, लेकिन जब उसने डायरी को देखा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि डायरी पानी से भरे एक हौज में आकर गिरी थी और वो पूरी तरह भीग गई। खुशी डायरी को लेने के लिए हौज में कूद गई और हल्के हाथों से उसे पकड़कर बाहर लेकर आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके सभी पन्ने भीगकर एक दूसरे से चिपक गए थे। खुशी ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और चिल्लाकर आसमान को देखकर बोली, क्यों? आखिर क्यों? मेरे साथ ही क्यों? इधर रीमा अपने सिर को पकड़कर नीचे आई और नीलम के कमरे की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।